नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं टेरेटोजेनेसिस के बारे में। टेरेटोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के द्वारा नॉर्मल बेबी का बर्थ होता है, लेकिन अगर कोई एरर हो जाए ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के दौरान तो एबनॉर्मल बेबी का जन्म होता है, जिसे मोस्टर या टेरेटा के नाम से भी जाना जाता है। फिर मैंने बताया था कि जो ये एरर है या जो ये एनोमलीज जो एनिमल्स में उत्पन्न हो रही है, ये 2 टाइप की होती है। स्ट्रक्चरल एनोमलीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड टाइप की एनोमलीज के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनल एनोमलीज के बारे में, जिसे क्रियात्मक असंगतियों के नाम से भी जाना जाता है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? क्रियात्मक असंगतियों के बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय कई ऐसी एरर्स रह जाती है जिसके कारण नॉर्मल वर्क करने में भी कठिनाई होती है। बच्चों, क्या होता है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस दौरान कुछ ऐसी एरर्स रह जाती है जिसके कारण क्या होता है, नॉर्मल से नॉर्मल वर्क करने में भी क्या हो जाती है, कठिनाई होने लग जाती है। देखो, जो स्ट्रक्चरल एनोमलीज थी उसके अंदर तो क्या बताया गया था कि कोई ना कोई ऐसी एरर उत्पन्न हो गई एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जिसके वजह से कोई ऑर्गन या तो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाता है या अंडर डेवलप्ड रह जाता है, अल्प विकसित रह जाता है या विकसित ही नहीं होता है। जैसे कि लेग आधा अधूरा बन गया, आर्म आधा अधूरा है, या फिर है ही नहीं पूरी तरह से बिल्कुल शरीर के अंदर लेग या आर्म। ठीक है, वो थी स्ट्रक्चरल एनोमलीज। लेकिन जो फंक्शनल एनोमलीज है ना, उसके अंदर किसी एनिमल के फिनोटाइप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी लंबाई में, उस व्यक्ति की चौड़ाई में या उसके रंग रूप में, शरीर के कोई ऐसा कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। फंक्शनल एनोमलीज में तो बस क्या होता है, शरीर की जो कार्य प्रणाली है उस पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कार्य करने में कठिनाई होने लग जाती है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय कई ऐसी एरर्स रह जाती है जिसकी वजह से नॉर्मल वर्क करने में, सामान्य कार्य करने में कठिनाई होती है, जिसे ही क्या बोलते हैं, फंक्शनल एनोमलीज कहते हैं। अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड में देखें तो वर्क पर इफेक्ट डालने वाली एरर्स ही फंक्शनल एनोमलीज कहलाती है। आपसे कोई भी पूछे कि फंक्शनल एनोमलीज या क्रियात्मक असंगतियां क्या है, तो फंक्शनल एनोमलीज या क्रियात्मक असंगतियां ऐसी असंगतियां है, इधर आप देखिए, वर्क पर इफेक्ट डालने वाली एरर्स को ही, कार्य पर प्रभाव डालने वाली या कार्य को प्रभावित करने वाली जो एनोमलीज है, जो असंगतियां हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, संरचनात्मक असंगतियां कहते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स से पहले हम क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ए.ई. गेरर्ड ने 1949 में उनकी बुक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का वर्णन किया। ए.ई. गेरर्ड नाम के एक महान एक वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने 1949 में 1949 में एक बुक का प्रकाशन किया था, एक बुक लिखी थी उन्होंने, और इनकी बुक में इन्होंने किसके बारे में बताया था, इनकी बुक का नाम क्या था, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। और बुक के अंदर बताया भी किसके बारे में गया था, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया गया था। चयापचय की अंतर्जात विकृतियां कहते हैं इसे। इन्होंने ए.ई. गेरर्ड ने 1949 में एक किताब लिखी। उस किताब में इन्होंने चयापचय की अंतर्जात विकृतियों के बारे में बताया। हमारे शरीर में बहुत से उपापचय होते हैं बच्चों। उपापचय के दौरान क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स वापस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते रहते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स मिलकर नए मॉलिक्यूल्स बनाते रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये मेटाबॉलिज्म में ही तो है, हमारी बॉडी में होने वाला चयापचय ही तो है, इसे उपापचय भी कह सकते हैं। तो ए.ई. गेरर्ड ने ही सर्वप्रथम बताया था उपापचय की अंतर्जात विकृतियों के बारे में।
ठीक है। सबसे पहले हम कौन सी चयापचय की अंतर्जात विकृति के बारे में पढ़ेंगे, फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे एल्बिनिज्म के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में, और उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। देखिए आप ध्यानपूर्वक, फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर क्या होता है, यह एरर इनहेरिटेंस प्रदर्शित करती है। यह जो त्रुटि है, यह जो विकृति है, वो वंशागति दर्शाती है। क्या दर्शाती है? वंशागति दर्शाती है। यह एक रिसेसिव कैरेक्टर है, यह एक अप्रभावी लक्षण है। कैसा लक्षण है? रिसेसिव कैरेक्टर मतलब अप्रभावी लक्षण है, जो कि रिसेसिव जीन स्मॉल pp की उपस्थिति की वजह से होता है, जो कि रिसेसिव जीन स्मॉल pp के पेयर की वजह से होता है। यह एरर किसकी वजह से हो रही है? रिसेसिव जीन या अप्रभावी जीन स्मॉल pp की उपस्थिति के कारण। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात कि इस बीमारी के अंदर हो क्या रहा है, तो इसे समझने से पहले हमें एक रिएक्शन देखनी होगी। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? फिनाइल एलेनिन नाम का एक पदार्थ होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस फिनाइल एलेनिन नाम के पदार्थ को फिनाइल एनेलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल एनेलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है, टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। तो सीधी सी बात है, राजेश नाम के व्यक्ति है, उस राजेश नाम के व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन है, और फिनाइल एलेनिन को फिनाइल एलेनिल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम टायरोसिन में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? टायरोसिन में बदल रहा है। अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ही ना हो राजेश में, तो राजेश के शरीर के अंदर फिनाइल एलेनिन का स्टोरेज होने लग जाएगा, क्योंकि टायरोसिन में तो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। ये देखो, इस एरर में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ही नहीं बन पाता है, जिसके कारण फिनाइल एलेनिन का शरीर में स्टोरेज होने लग जाता है, वो संग्रहित होने लग जाता है, तथा फिनाइल एलेनिन व इसके जो प्रोडक्ट है, जो इसके जो घटक है, वो ह्यूमन के ब्लड व सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एकत्रित होने लग जाते हैं। मानव के रक्त में, और जो उसका मस्तिष्क मेरुरज्जीय जो द्रव है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रमस्तिष्कीय मेरुद्रव भी कह सकते हैं, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भी कह सकते हैं, और मेरु और मस्तिष्क मेरुरज्जीय द्रव भी इसे कहा जाता है। तो फिनाइल एलेनिन एकत्रित होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता। क्यों नहीं बन पाता? इस स्मॉल pp रिसेसिव जीन के पेयर के कारण। फिनाइल एलेनिन व इसके प्रोडक्ट ह्यूमन ब्लड व सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में फिनाइल पाइरुविक एसिड व फिनाइल लैक्टिक एसिड के रूप में स्टोर होने लग जाते हैं। जो फिनाइल एलेनिन है, और उस फिनाइल एलेनिन से भी बहुत से उत्पाद बन जाएंगे। तो फिनाइल एलेनिन और उसके द्वारा बने हुए और उत्पाद कहां इकट्ठे हो जाएंगे? मानव के रक्त में इकट्ठे होने लग जाएंगे। ठीक है, मस्तिष्क मेरुरज्जीय द्रव के अंदर एकत्रित होने लग जाएंगे, और तो और ये फिनाइल एलेनिन फिनाइल पाइरुविक अम्ल में बदल जाएगा, फिनाइल लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा, और बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाएगा। इसके अतिरिक्त फिनाइल एलेनिन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीटेड होने लग जाता है। और क्या होने लग जाता है? जो फिनाइल एलेनिन है वो यूरिन मतलब मूत्र के द्वारा यूरिन के थ्रू मतलब मूत्र के द्वारा शरीर से उत्सर्जित होने लग जाता है। तो भैया ब्लड में भी फिनाइल एलेनिन और उसके उत्पाद, मस्तिष्क में भी फिनाइल एलेनिन और उसके उत्पाद, और मूत्र में भी फिनाइल एलेनिन और उसके उत्पाद हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। इस एरर से सफरिंग बेबी फिनाइल पाइरुविक इडियट कहे जाते हैं। जिन बच्चों में यह एरर पाई जाती है ना, उन बेबी को क्या बोलते हैं? फिनाइल पाइरुविक इडियट के नाम से जाना जाता है उन बेबी को। ठीक है, फिनाइल पाइरुविक जड़ बुद्धिता भी कहते हैं इसे। कुछ बालकों में फिनाइल पाइरुविक जड़ बुद्धिता रोग पाया जाता है,
क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर क्या नहीं बन पा रहा है, फिनाइल एलेनिल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पा रहा है। इसमें मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, मानसिक विकृतियां हो जाती है तथा एसिडिया हो जाता है। एसिडिया मतलब मंद बुद्धिता भी बच्चों के अंदर पाई जाती है। तो आई होप जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज अपन ने केवल एक क्रियात्मक असंगति के बारे में पढ़ा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एल्बिनिज्म के बारे में और साथ में हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में, जिसे हिंदी में दांत्र कोशिका अरक्तता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आप रोजाना वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, आप साथ के साथ पढ़ाई कीजिए, अपना रजिस्टर बना लीजिए और उसमें आराम से आप नोट्स उतारिए। ठीक है, सभी अपना ख्याल रखिए।